Now Manaswini, you can see this step. ये देख रहे हो, एक इधर से आ गया, ये रहा। ओके, तो एक्चुअली फ्रुक्टोज को हम यहाँ दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ओके, वी आर स्प्लिटिंग इट बेसिकली। आ जा बाबा, फाइन। तो ये एक टुकड़ा है एंड एक और टुकड़ा हम क्या करेंगे, यहां से लाएंगे। फाइन, देख रहे हो? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसका यहाँ एक CH2OH ग्रुप है एंड यहाँ एक CH2OH ग्रुप है, इसलिए ये फॉस्फोरिलेट हुआ, तो उसके बाद वो फॉस्फोरिलेट हुआ। तो 1 में भी फॉस्फेट है, 2 में भी फॉस्फेट, 6 में भी फॉस्फेट है। हमने बीच से उसको तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, CH2OP, CHO, ये CH2OH बन जाएगा। सो दिस इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ये जो OH है ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, तो रेड वाला बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ब्लू वाला बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नाउ ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है विथ रेस्पेक्ट टू द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ओके, इसके बारे में तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको बड़ा कर दिया जाए। Now the enzyme that forms fructose 1,6-bisphosphate is called PFK1. Okay, phosphofructokinase 1. To distinguish it from the second enzyme PFK2, तो ये फ्रुक्टोज 2,6-bisphosphate बनाता है, समझ रहे हो? तो PFK1 1,6-bisphosphate बनाता है, PFK2 2,6-bisphosphate बनाता है। ओके, ये एक और पाथवे में होता है। फाइन, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं, किसी किसी में कुछ पाथवेज अदल बदल है। Now the PFK1 reaction is essentially irreversible under cellular conditions, ये बदल नहीं सकता, and it is the first committed step in glycolysis। इसका मतलब क्या है, एक बार ये रिएक्शन हो गया तब सेल पीछे नहीं जा सकता, तो ये कमिटेड स्टेप है। ओके, नाउ तो ग्लूकोज 6-phosphate एंड फ्रुक्टोज 6-phosphate हैव अदर पॉसिबल फेट्स, समझ रहे हो कि नहीं? मींस यहां से ये लोग अलग जाते जा सकते हैं, पर एक बार 1,6 बन गया तो अब नहीं जा सकते। ओके, बट ग्लूकोज इज टारगेट, दिस इज टारगेटेड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, समझ रहे हो? तो ग्लूकोज 6-phosphate कैन गो टू अदर पाथवेज, fructose 6-phosphate can go to other pathways, but once it has become 1,6-bisphosphate, it will go to glycolysis only. Okay, some bacteria and protists and perhaps all plants have a phosphofructokinase. Okay, ये simply phosphofructokinase है, इसमें कोई 1-2 नहीं दिया है। जनरली हम लोग जो रिएक्शन आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो प्लांट वाला है, इसलिए हम उसको PFK पढ़ाते हैं, बट अगर एनिमल रिएक्शंस होगा उसको 1-2 हम अलग अलग पढ़ाते हैं। ठीक है जी। नाउ दैट यूजेस, तो PFK दैट यूजेस पायरोफॉस्फेट नॉट ATP, बट ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो समझ रहे हो? तो ये एक अलग चीज है, तो इट यूजेस पायरोफॉस्फेट नॉट ATP, तो उसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है PPI है, नॉट ATP, एज द फॉस्फोरिल ग्रुप डोनर। ओके, इन द सिंथेसिस ऑफ CRISPR। नाउ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंजाइम्स में, दैट ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन के अंदर आता है। तो PFK1 is subjected to allosteric regulation। ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ rate of enzyme is not, माने affinity for substrate is not constant, it is variable. Its activity is increased whenever the cell's ATP supply is depleted or when ATP breakdown product okay accumulates। इसका मतलब क्या है,
बोलिए हायर द एडीपी, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, सपोज हमें लिखना है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हियर वी कैन राइट हायर द एडीपी, हायर is the rate of क्या, PFK 1। समझ रहे हो? तो इसलिए जितना ज्यादा आपका एडीपी होगा उतना ज्यादा आपका रिएक्शन होगा। सिमिलरली उल्टा भी आप कह सकते हो, इट इज इनहिबिटेड वन एम्पल एटीपी होगा, तो इसलिए एटीपी एक्ट्स एज व्हाट, इनहिबिटर। तो so ATP acts as an allosteric inhibitor। समझ रहे हो? तो ACP acts as an allosteric inhibitor for PFK1। ओके, सिमिलरली यहां हम लिख सकते हैं ADP acts as an allosteric activator of PFK1। ओके, so this is very very important। ये हम ऑलरेडी एंजाइम्स में पढ़ चुके हैं, जो हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन है। चलिए, in some organisms fructose 2,6-bisphosphate, not to be confused with the, is a potent allosteric activator of PFK। तो ये भी एक एक्टिवेटर जैसा काम करता है। ओके, बट किसी अलग ऑर्गेनिज्म में। ओके, नॉट इन द सेम। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसीलिए हम पीएफके को क्या, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। तो दिस एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। चलिए, तो लेट अस गो बैक टू द स्टेप। तो ये हमारा दो दो इंटरमीडिएट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जनरली ये आगे जाता है, so this will go to the next step। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापिस कन्वर्ट हो जाता है, so this may go via, ये आइसोमराइजेशन होगा एंड फिर ये आगे जाएगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। ये जो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करेगा, ये डीएचएपी को ग्लिसरॉल्डिहाइड बना देता है। इसलिए यहां देखो लिखा है सेकेंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड तो ये पहला वाला है, सो दिस इज द फर्स्ट ग्लिसरॉल्डिहाइड, है कि नहीं? तो ये आपका पहला वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जबकि ये हमारा दूसरा वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्लियर? तो ये कैसे बना, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। प्लीज रिमेंबर, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे इसमें सारे रिएक्शन डबल एरो दिया हुआ है, रिवर्सिबल एरो, ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एरो। इफ यू सी एनसीईआरटी, ऑल रिएक्शंस आर क्या, ऑल रिएक्शंस आर हैविंग डबल एडेड एरो। मैंने आपको अनम्यूट करने दिया है, इफ यू वांट टू डिस्कस यू कैन डिस्कस, दे आर वेरी डिफिकल्ट पॉइंट्स। ओके, सो इसीलिए इस ओके, तो जनरली आपका एक ग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना वो तो चला, डीएचएपी भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा एंड वो भी गाड़ी आगे चलाएगा। इसलिए पे ऑफ स्टेज में हम जो भी कुछ करेंगे इनटू 2 करेंगे, ऑल स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये ऑलरेडी उन्होंने किया है, मैं बस लिख दे रहा हूं। तो इसलिए जो मैंने जनरली एक बार लिखा होगा तो हमने हर समय 2 कर दिया है। यहाँ 2 फॉस्फेट दे दिया है, 2 NADH दे दिया है, यहाँ 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड दे दिया है। इसका मतलब वी हैव ऑलरेडी शोन दैट वी आर यूजिंग 2। ओके, तो वी हैव ऑलरेडी शोन
दैट हम 2 पाथवेज चला रहे हैं, तो हर चीज 2-2 होगा। कोई शक? चलिए, नो सर। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसको हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हैं। प्लीज रिमेंबर दिस स्टेप, एल्डिहाइड इज बिकमिंग एसिड। तो CHO होता है, तो एल्डिहाइड को हम एसिड कैसे बना सकते हैं? आइदर ऑक्सीजन ऐड करके या हाइड्रोजन रिमूव करके। ये आपका इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक KVPI या NSCB। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ सर है। एसिड बनाने के लिए तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा ना? क्या? हाँ, तो आप नहीं, एसिड बनाने के लिए। एल्डिहाइड बिकम्स एसिड, तो क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ yes. एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू बिकम एसिड। CHO होता है COOH हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? CHO COOH Yes. बन जाता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ऑक्सीजन जोड़ के या हाइड्रोजन हटा के। तो इस केस में हम लोग ऑक्सीजन जोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ग्लाइकोलाइसिस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या? what we have discussed, that it is an anaerobic step, so there is no oxygen here। तो इसीलिए आपको ऑक्सीडेशन के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। तो जब आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो उसको कौन लेगा? NAD+। तो इसलिए NAD+ क्या है? वो एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ओके, सो दिस इज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। समझे? हाँ, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ओके, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसने 2 हाइड्रोजन ले लिया, एक NADH बन जाता है एंड एक H+ बन जाता है। सिंस इंटू 2 है तो हर चीज इंटू 2 होगा। क्लियर? उसके बाद ये जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, नाउ दिस बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू व्हाट? So this bisphosphoglycerate is converted to आपका क्या है? ओके, ये बन गया बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब इस बिसफॉस्फोग्लिसरेट को हम लोग बना देंगे 3PGA, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो जब आप बिसफॉस्फो से फॉस्फो बना रहे हो, इसका मतलब एक ATP निकलेगा, या 2 फॉस्फेट है एंड आप एक फॉस्फेट बना रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? 20 मतलब 2 फॉस्फेट है, यहाँ एक फॉस्फेट आ गया, तो एक और कहाँ गया? तो वो फॉस्फेट को हमने ADP को दे दिया। तो जैसे ही ADP को दे दोगे तो वो ATP बना लेगा। फाइन, तो ये जो स्टेप है इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। क्यों? ये ATP बनाने के लिए आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया फाइटोकॉन्ड्रिया या किसी के भरोसे का किसी का जरूरत नहीं है, ये आप खुद से बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओके, चला इधर। सपोज मैंने आत्मन को बोला भैया 2,000 रुपए दे, तो बोलता है सर डैडी से मांग के दूंगा। इसका मतलब क्या है? उसके अब 2,000 रुपए में अगर मेरे को लेना होगा तो मुझे डैडी के भरोसे बैठना पड़ेगा। बट अगर वो खुद दे देगा, नहीं सर है ले लीजिए, तो दैट इज कॉल्ड आत्मन लेवल फॉस्फोरिलेशन। जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ये डायरेक्टली वो फॉस्फेट दे दे रहा है, तो एंड ये ATP बना रहा है। क्लियर? चलिए, अब ये जो उसके बाद ये बन जाता है 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट। नाउ अब एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी हमें कीटोन ग्रुप बनाना है कि नहीं? तो यहाँ एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, 3PGA बन जाएगा 2PGA। तो दिस इज आइसोमेरिज्म। हमने क्या डिस्कस किया था? अगर इंटरनल ग्रुप्स चेंज हो रहा है उसको हम म्यूटेज एंजाइम बोलते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेज। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है? 3PGA से 2PGA बन रहा है,
तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है जी, तो ये आपका एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। नाउ अब यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और स्प्लिट रिएक्शन करेंगे, तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा। ये कीटोन ग्रुप है, देख रहे हो, तो ये आपका जो OP था, ये P को हटा देंगे एंड ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, सो ये देख रहे हो, ये इन है एंड ये अल्टीमेटली ऑल बनेगा, और क्या ये फॉस्फेट हम निकाल देंगे, तो इसको हम लोग फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बोलते हैं। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो अब आपका बनेगा 2PGA से PP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है एंड बन जाता है पाइरुवेट। समझ रहे हो? सो दिस इज बिकमिंग पाइरुवेट एंड एट दिस पॉइंट आल्सो देयर इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन हो रहा है, एक आपका 1,3-PGA से 3-PGA में, एक आपका PP से पाइरुवेट में। ओके, सो यहाँ हमको 2 into 2 4 ATP प्रोड्यूस हुआ, बट प्राइमिंग स्टेप में हमारा 2 खर्चा हुआ था, इसीलिए नेट प्रोडक्शन क्या है हमारा, तो नेट ATP प्रोडक्शन इज 4 ATP minus 2 ATP is equal to 2 ATP। कोई शक? नो सर। नाउ अगर अच्छा एग्जाम होगा, सपोज ओलंपियाड हो गया, NB हो गया, IB हो गया, NSCBs हो गया, NSCJ हो गया, तो ये सब में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम फ्रुक्टोज से शुरू करें तो क्या होगा, सिर्फ फ्रुक्टोज। माने व्हाट विल बी द डिफरेंस इन आउटपुट, बताइए। इफ यू वांट आई विल शो यू द फर्स्ट रिएक्शन। तो इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, सपोज हम फ्रुक्टोज से ये रिएक्शन शुरू करें तो क्या होगा, एक अलग पाथवे से फ्रुक्टोज से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इज देयर एनी डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ ATP या गेन इन ATP? सोच के बताइए। मैंने कुछ गेन होगा ना, लॉस होगा ना, सेम होगा अगर हम फ्रुक्टोज से शुरू करें इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। अरे कोशिश तो करो, पिन ऑफ साइलेंस बैठ के क्या होगा तुम्हारा। और उसके लिए सर और एक रिएक्शन करना पड़ेगा जिसमें फ्रुक्टोज ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज और लाइक दैट। नहीं, फ्रुक्टोज तो ग्लूकोज में नहीं बनेगा ना, फ्रुक्टोज भी हेक्सोज है, ग्लूकोज भी हेक्सोज है। तो आप यहाँ फ्रुक्टोज से जाने से कहां से शुरू करते, वेयर विल यू ज्वाइन? थर्ड सॉरी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप। तो मैंने कहा फ्रुक्टोज 6 यस फॉस्फेट सर। है कि यस नहीं? सर। तो आप फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे यस। बनोगे? फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बनेंगे? ATP देके। माने आपका सेम खर्चा हो रहा है कि नहीं? जैसे हमारा ग्लूकोज था, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ। तो अगर आप फ्रुक्टोज से शुरू करोगे तो फिर फ्रुक्टोज प्लस ATP फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो नेट प्रोडक्शन में कोई फर्क आ रहा है ना, सेम है? सेम रहा। सेम ही है, समझ रहे हो? इसलिए अगर हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से शुरू करें तो क्या होगा, तो आप अगर फ्रुक्टोज से शुरू करें तो देयर इज नो चेंज, बट अगर हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से शुरू करें तो अगर कोई एक आपको ATP कम लगेगा, मींस आपका नेट प्रोडक्शन क्या होगा, एक बढ़ जाएगा।
तो 2 के जगह पर 3 3 बन जाएगा, समझे कि नहीं? Yes, sir. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यू विल प्रोड्यूस 3। उसी तरह से अगर आप फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मिल जाता है आपको, तो नेट प्रोडक्शन कितना होगा? 4। 4। तो इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइन, नाउ सो यू हैव टू थिंक। यस सर। नाउ अगर आपको पूछा जाए नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मच, हाउ मेनी एटीपी नेट गेन? 8 ATP per glucose. नो, अगर आपको नेट गेन पूछा जाए आप 2 एटीपी पर ग्लूकोज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आगे का कुछ पता है नहीं कि एरोबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको सिंपली ग्लाइकोलाइसिस पूछा जी, है, एंड ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक, ये हम जानते हैं, तो वो एनारोबिक हो सकता है। इसलिए इस केस में हमें मालूम नहीं है कि भैया आपके मन में क्या सवाल है, कि आप एरोबिक पाथवे पूछ रहे हो या एनारोबिक पाथवे। तो जब कोई क्रिटिसिज्म है तो हम सिंपली उसका बोल देंगे। बट अगर क्लियरली लिखा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस विल यील्ड, तो इस केस में क्या हो रहा है? वो बता रहा है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बताइए? तो अब वो आपका ऑब्वियसली क्रेब्स वेब सब में जाकर निकलेगा। तो इसलिए अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपका जो 2 NADH है वो भी आगे जाकर क्या करेंगे? वो भी आगे जाकर आपको 3 ATP देंगे। सो 1 NADH विल गिव 3 ATP। तो इसलिए अकॉर्डिंगली आपका वो डिफरेंट होगा। सो द नेट विल बी 8। तो ओनली ग्लूक अगर दिया है तो दैट इज हाउ मच? 2. ओनली दिया है तो 2, बट अगर एरोबिक दिया है तो 8। ओके, हाँ चलिए, तो आप चलते हैं आगे। तो इससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, तो इसको आप याद रखेंगे। एंड प्लीज रिमेंबर, गेट दीजिए कि नहीं? समझ में आया? तो इसीलिए तो ये जो आपका है, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ एनी टीचर, नॉर्मल टीचर, any normal teacher will expect, even school teacher, that you know at least the 10 glycolytic steps। समझ रहे हो? तो ये टीचर एक्सपेक्ट करेगा कि एक बच्चे को 11th में ग्लाइकोलाइसिस का 10 स्टेप आए। अंडरस्टैंड? तो इसलिए कम से कम आपको ग्लाइकोलाइसिस आना चाहिए, इवन फॉर योर हाफ एनुअल एग्जाम्स। ठीक है? सो दे विल नॉट थिंक कि नहीं 10th 11th का बच्चा कैसे नहीं कर पाएगा। क्रेब्स वेब्स आएगा कि नहीं वो आगे की बात है, और ग्लाइकोलाइसिस आपको पूरा आना चाहिए। चलिए, सो ये हमारा कंसेप्ट है। अब हमारे पास आ गया क्या? पाइरुवेट। अब पाइरुवेट का क्या नसीब है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Now, with the exception of some interesting variations in the bacterium ream, the pyruvate found by glycolysis is further metabolized by one of the 3 catabolic routes। माने ये जनरल है, बट बैक्टीरियल रीम में और भी अलग अलग वेरिएशंस है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? इन एरोबिक ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यूज, okay, in aerobic organization of tissues under aerobic conditions, glycolysis is only the first stage in the complete degradation of glucose। okay, तो pyruvate is oxidized, तो I think ये A हमें यहाँ लिखना चाहिए, है कि नहीं?
So pyruvate oxidized with the loss of its carboxyl group as CO2. तो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, वो CO2 बन के चला जाएगा to yield the acetyl group of acetyl coenzyme A. ठीक है, तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये कॉमन प्रिकर्सर है फॉर ऑल वेरिएंट्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एज वेल एज पायरुवेट। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम नॉर्मल एरोबिक ऑर्गेनिज्म में देखें तो पायरुवेट क्या बन जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, the acetyl group is then oxidized completely to CO2 by the citric acid cycle. इसको हम TCA cycle बोलेंगे और क्या। The electrons from these oxidations are passed to O2 through a chain of carriers in the mitochondria. इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। To form water, the energy from the electron transport reaction drives the synthesis of ATP. क्लियर, तो ये हमारा पहला वेरिएशन है, दैट इज इन एरोबिक टिश्यूज। सेकेंड रूट ऑफ पायरुवेट, तो इसको हम अगर रिएक्शन के रूप में देखें, जगह है नीचे, चलिए इसको अगर हम एक रिएक्शन के रूप में देखें, हम क्या लिख सकते हैं, दैट पायरुवेट ओके प्लस कोएंजाइम ए, ओके, पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए, ओके, ये बन जाएगा क्या, दिस विल बिकम क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2। ओके, तो एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2, इधर आपका एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ आपको देना पड़ेगा क्या, NAD प्लस, एंड यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस क्या, NADH प्लस H प्लस। ठीक है जी, तो ये आपका ये रिएक्शन का पाथवे है। क्लियर, so pyruvate plus coenzyme CoA SH इसको कहते हैं, उसमें सल्फाइडल ग्रुप होता है, प्लस NAD प्लस ये बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस। ये हम आगे देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड रूट इज, it is it second root of pyruvate is its reduction to lactate। ओके, तो ये आपका लैक्टेट बन जाएगा या लैक्टिक एसिड, ओके, वाया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हर चीज को हम फर्मेंटेशन ही बोलेंगे। ओके, तो व्हेन विगरसली कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स मस्ट फंक्शन अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशंस, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेंगे, NADH cannot be reoxidized to NAD plus, okay, तो इसको हम reoxidize नहीं कर सकते हैं, but NAD plus is required as an electron acceptor for further oxidation। अगर आपको आगे करना है तो आपको NAD plus खाली करना पड़ेगा। So under these conditions pyruvate is reduced to lactate।